वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आज हम जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें क्रेडिट क्रिएशन हो गया। हमारा पिछले टॉपिक हमने यही पढ़ा था कि किस तरह से कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन हो गया, अब किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके किस तरह से उस क्रेडिट क्रिएशन को, उसकी जो सप्लाई है मनी की, उसको किस तरह से वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसमें वो दो मेथड्स का यूज़ करता है। फर्स्ट मेथड को हम क्वांटिटेटिव मेथड, सेकंड मेथड जो होता है क्वालिटेटिव मेथड्स। इनको आज हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो दो टूल है, अभी हमने कहा मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स, एक होता है क्वालिटेटिव मेथड्स। दोनों का ही यूज़ कर कर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, क्रेडिट क्रिएशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। क्वांटिटेटिव का नाम आपको पता चल रहा होगा, जिसमें क्या होता है, जब क्या करते हैं हम मनी की जो सप्लाई होती है, मनी सप्लाई को मात्रात्मक रूप से, मात्रात्मक मतलब काउंटिंग में 1 2 3, जब हम मनी सप्लाई को मात्रा के रूप में प्रभावित करना चाहते हैं तब हम क्वांटिटेटिव मेजर्स को यूज़ करते हैं। और इसमें कौन कौन से हमारे मेजर्स आते हैं, हम बैंक रेट का यूज़ करते हैं, रेपो रेट का यूज़ करते हैं, कैश रिजर्व रेशो का यूज़ करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का यूज़ करते हैं, लैंडिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी का यूज़ करते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इन सब का यूज़ कर कर किस तरह से हम मनी सप्लाई को और क्रेडिट क्रिएशन को आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ मैं आरबीआई इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वरना ये काम किसका होता है, सेंट्रल बैंक का। अब यहाँ पर देखिए बैंक रेट क्या होती है। बैंक रेट ऐसी रेट होती है जिस पर किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे आरबीआई हमारा हो गया, जिस पर सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक को लोन देता है। ठीक है, बैंक रेट वो रेट होती है जिस पर जो सेंट्रल बैंक है, ये आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को लोन देता है। ठीक है, और ये जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें किसी भी तरह का कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटीज होती है वो नहीं जमा करानी होती। ठीक है, अगर आरबीआई, ठीक है, ये चाहता है, जैसे कि सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो क्या करता है, इस रेट को, जो बैंक रेट है, मान लो 5% रख ली उसने, सपोज करो, ठीक है, उसने 5% रख दी, नॉर्मल है मान लो। अगर वो चाहता है कि मनी की सप्लाई बढ़े, इस और भी ज़्यादा बढ़े, तो वो क्या करेगा, इसको कम कर देगा। अगर वो चाहता है कि मनी की सप्लाई क्या हो, कम हो, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई जो है कम होनी चाहिए, तो वो बैंक रेट को बढ़ा देगा। बैंक रेट के बढ़ने से क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक के लिए भी लोन लेना महंगा हो जाएगा। जब कमर्शियल बैंक्स के लिए ही आरबीआई से लोन महंगा मिला है, तो आगे जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर बैंक से लोन लेगा, उसके लिए भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो बैंक रेट को घटाकर मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है, बैंक रेट को बढ़ाकर मनी सप्लाई को जो है वो कम किया जाता है। इससे क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर कर जो मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसमें देखो अभी हमने, और एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट भी यही होता है कि जिस पर किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा आरबीआई है, कमर्शियल बैंक को लोन दे। ठीक है, कमर्शियल बैंक को लोन दे, अगर ये रेपो रेट कम होगी, मान लो ये कम है, तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि बैंक्स के लिए क्या है, बैंक को आसानी से लोन मिल जाएगा, कम रेट में मिल जाएगा, आगे कंज्यूमर को भी कम रेट पे मिलेगा। ऐसे ही अगर बैंक रेट ज़्यादा होगी, नहीं सॉरी रेपो रेट ज़्यादा होगी, तो कमर्शियल बैंक के लिए भी लोन मिलना महंगा है और आगे कंज्यूमर को भी महंगा मिलेगा। लेकिन रेपो रेट में क्या होता है, जो ये आरबीआई से लोन लिया है किसने, कमर्शियल बैंक्स ने, ये किस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लेगा। वहाँ पर क्या था, बैंक रेट में आरबीआई लोन देती थी कमर्शियल बैंक को, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए देती थी। यहाँ पर क्या है, आरबीआई लोन तो देगी कमर्शियल बैंक को, लेकिन क्या देगी, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, थोड़े से टाइम के लिए दे देती है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स को क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास सिक्योरिटीज कुछ गिरवी रखना पड़ता है। जैसे हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, वहाँ पर जब तक हम कुछ गिरवी नहीं रखते, जैसे हम सोना गिरवी रख के लोन लेते हैं, इसी तरह से आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक को अपनी सिक्योरिटीज़ को जमा कराना पड़ता है, तब उन्हें ये लोन मिलता है। तो ये मेन जो डिफरेंस है इसका यही है इन दोनों के बीच में। अब थोड़ा डिफरेंस भी देख लेते हैं। जैसे हमने कहा दोनों क्या है, दोनों ही वो रेट होती हैं जिस पर सेंट्रल बैंक मनी देता है अदर बैंक को। द रेट इन विच सेंट्रल बैंक
रीपर्चेज ओवर सिक्योरिटी, रीपर्चेज का मतलब हुआ इनमें रेपो रेट में क्या है, बैंक्स को आरबीआई के पास क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज को जमा कराना पड़ेगा। और हमेशा बैंक रेट ज़्यादा होती है, रेपो रेट कम होती है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन दिया जाता है और किसी तरह की कोई सिक्योरिटीज नहीं रखी जाती, इसलिए बैंक रेट हमेशा हाई होती है, रेपो रेट लो होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, रेपो रेट में लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो ये है। अगला जो पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता रहेगा। ठीक है, रिजर्व बैंक का मतलब है सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक हमेशा क्या है, लोन देता रहे किसको, कमर्शियल बैंक को। कई बार वो मनी सप्लाई के लिए एक अदर मेथड का यूज करता है। अदर मेथड क्या है, रिवर्स रेपो रेट। कई बार वो क्या करता है, बैंकों से लोन उधार लेता है। ठीक है, जब क्या करता है आरबीआई क्या करता है, अब पैसा नहीं देता, अब क्या करता है, वो रेट जिस पर कमर्शियल बैंक किसको, आरबीआई को लोन देते हैं। ठीक है, तो उसको भी पैसे की ज़रूरत होती है, वो भी अगर वो मनी सप्लाई को कम करना चाहता है, कौन, सेंट्रल बैंक, तो वो क्या करता है, मनी सप्लाई को कम करना चाहता है तो रेपो रेट जो है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कई बार जब उसको खुद लोन की ज़रूरत होती है तो वो रिवर्स रेपो रेट, और हमेशा जो होती है रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पर रेपो रेट क्या हो गई, जिस पर, देखो अभी हमने पढ़ा रेपो रेट वो हो गई जिस पर आरबीआई क्या करेगा, बैंक को लोन देगा। अब बैंक क्या करता है, आरबीआई को जो लोन देता है और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है वो कौन सी रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है। अब देखो, अब आपको अभी हमने पढ़ा कि रेपो रेट क्या हो गई, जिस पर सेंट्रल बैंक जो होता है कमर्शियल बैंक को लोन देता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आपको देनी है। रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, एक ऐसी रेट जिस पर कमर्शियल बैंक जो होता है लोन देता है किसको, सेंट्रल बैंक को। ठीक है, आप सेंट्रल बैंक को लोन चाहिए, और इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमेशा क्या होगा, रेपो रेट ज़्यादा रहेगी और रिवर्स रेपो रेट जो होती है कम होती है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस दोनों के अंदर होता है। अगला जो पॉइंट है वो है कैश रिजर्व रेशो। हर एक बैंक को क्या करना पड़ता है, जब लोन लेता है ना, वो जब वो लोन लेता है उसको अपने डिपॉजिट्स का कुछ ना कुछ हिस्सा आरबीआई के पास या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश में रखना पड़ता है। उसे कितना रखना पड़ता है, मान लो उसके पास टोटल जो है, मान लो 100 रुपीज़ है एग्जाम्पल के तौर पर, तो मान लो अगर सीआरआर का परसेंटेज 4% है, इसका मतलब हुआ तो बैंक के पास टोटल अमाउंट कितना है, 100 रुपीज़, तो उसके अपनी टोटल डिपॉजिट का 4%, तो इसका मतलब है उसे 4 रुपीज़ तो उसको आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। तो कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होती है जो कि एक सर्टेन अमाउंट परसेंटेज में अपने डिपॉजिट्स का हर एक बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, चाहे वो रेट कोई भी हो। तो इससे क्या होता है, इससे भी मनी सप्लाई कंट्रोल होती है, क्योंकि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये चाहता है कि मनी बढ़े इकोनॉमी में तो वो इस कैश रिजर्व रेशो को क्या करता है, कम रखता है। अगर वो चाहता है कि मनी सप्लाई ना बढ़े तो वो क्या करता है, इस कैश रिजर्व रेशो को जो है वो बढ़ा देता है। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसको जो है हम यूज़ किया जाता है। अगला जो पॉइंट होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये क्या होती है, एक ऐसी रेशो कि हर एक बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ ना कुछ अपने पास कैश में रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी, अब किसी भी पर्सन ने क्या किया है, बैंक में पैसे जमा कराए हैं, वो कभी भी आ सकता है और अपने पैसे कह सकता है कि मुझे निकलवाने हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक पैसा कहाँ से लाएगा, तो क्या होता है, ये कंडीशन होती है कि हर एक बैंक को अपनी जो टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ ना कुछ पैसा जो अपने पास बचा के रखना पड़ेगा। जैसे वहाँ पर हमें आरबीआई के पास जमा कराना था, यहाँ पर हमें क्या है, अपने पास बचा कर रखना है। देखो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, द अमाउंट ऑफ लिक्विड असेट सच एज अ प्रीशियस मेटल, मतलब आपको गोल्ड, सिक्योरिटी, ये सब कुछ का जो है कुछ ना कुछ परसेंटेज, जैसे मान लो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी 18% रहती है, तो अब अगर बैंक के पास 100 रुपीज़ हैं तो उसको 18% मतलब 18 रुपये क्या करना पड़ेगा, अपने पास एज अ लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा। और वो कैश, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे लिक्विड एसेट अपॉन डिमांड डिपॉजिट, डिमांड होता है जो कभी भी शॉर्ट टर्म में आप निकलवा सकते हो, टाइम डिपॉजिट की जो आप लंबे टाइम के लिए जमा कराते हो, तो लिक्विड असेट्स कितनी है आपके पास, और अपॉन में क्या करते हो आप, टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट से डिवाइड करोगे। तो आपको एक एसएलआर जो है मेंटेन रखनी पड़ती है। ये एसएलआर कौन डिसाइड करता है, ये आरबीआई डिसाइड करता है। अगर वो मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है तो वो इस एसएलआर को कम रखेगा, क्योंकि तभी तो फिर
ज़्यादा पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोन देगी बैंक। अगर वो मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कम करना चाहता है तो इसको वो बढ़ाएगा। तो ये भी एक टूल है जिससे मनी सप्लाई भी कंट्रोल होती है और क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस भी कंट्रोल होती है। अभी देखो हमने पढ़ा कि सीआरआर क्या होती है, कि हर एक बैंक को एक परसेंटेज आरबीआई के पास रखना है। एसएलआर में हमने पढ़ा कि हमें अपनी डिपॉजिट्स का एक हिस्सा अपने पास ही बचा के रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सीआरआर में सिर्फ आपको कैश मेंटेन रखना है, ठीक है, बैंक जो आरबीआई के पास। लेकिन एसएलआर में क्या है, हर एक को गोल्ड भी रखना है, कैश भी रखना है, कुछ अदर सिक्योरिटीज भी अपने पास जो है वो रखनी है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें ये होता है कि सडन अगर कोई पर्सन आ गया, उसको कभी भी डिपॉजिट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में ये होता है। अगला जो पॉइंट होता है जो कि जिससे हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं वो क्या होता है, वो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है, ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसे ये वाला जो रूल है, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब मार्जिनल, आपको नेम से पता चल रहा होगा कि एडिशनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, की आपको एडिशनल कैश की ज़रूरत है। तो ये फैसिलिटी कब शुरू की गई, ये फैसिलिटी जो है 9 मई 2011 को शुरू की गई। इसमें क्या है, हर एक बैंक को, मान लो अब अचानक से किसी बैंक को शॉर्ट टाइम पीरियड में लोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब उसे एकदम कैसे मिलेगा, तो वो क्या करता है, सेंट्रल बैंक के पास जाता है और वो क्या करता है, ओवरनाइट, मतलब वो क्या कर सकता है, जितने भी उसके पास टाइम डिपॉजिट हैं और जितने भी उसके पास डिमांड डिपॉजिट हैं उनका 1% तक वो लोन ले सकता है। ठीक है, एमएसएमई एट प्रेजेंट विद बैंक रेट, और ये हमेशा जो होती है एमएस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्योंकि आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या करता है, बैंक रेट से ज़्यादा रेट जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की जो है रखता है। देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 9 मई 2011 को आई। इसमें क्या होता है, स्कीम है जो कि आरबीआई जो है बैंक को उधार देती है अगर उन्हें अचानक से पड़ती है, लेकिन कितना उधार देती है, जितना भी उनका नेट डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट होता है उसका 1% उनको उधार दिया जाता है। और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो हाई होती है, क्योंकि आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई। और ये कितना हम ले सकते हैं, 1% ले सकते हैं अपनी टाइम और डिमांड डिपॉजिट्स का, और बैंक रेट से हमेशा ज़्यादा ये रहेगी रेट। ठीक है, एक होता है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, नरसिम्हा कमेटी ने ये इसकी रिकमेंडेशन दी। उन्होंने ये कहा कि क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। क्या है, इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से आप बैंक रेट, उसका रिवर्स रेपो रेट का और रेपो रेट का यूज़ कर कर किस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिक्विडिटी की जो एडजस्टमेंट है वो की जा सकती है। ठीक है, ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है, देखो LAF, ये क्या है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें भी क्या होता है, अचानक से बैंक को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन, जैसे मान लो एकदम से कोविड-19 आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट आई, किस तरह से जो मनी है या फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, ना तो इन्फ्लेशन को होने दिया ना ही रिसेशन आने दिया, उसको कंट्रोल करना, जैसे ठीक है, ना तो इन्फ्लेशन होने दिया और ना ही डिफ्लेशन होने दिया। तो ऐसे सिचुएशन में हम कौन सी फैसिलिटी का यूज़ करते हैं, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें हम रेपो रेट का यूज़ किया जाता है और रिवर्स रेपो रेट, दोनों का यूज़ कर कर लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, इस फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको लिक्विड जो है वो अवेलेबल कराता है। ठीक है, अभी इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो अभी हमने क्या किया, जो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी आर यूज टू बैंक रिसोल्व द शॉर्ट टर्म कैश शॉर्टेज। अचानक से शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कैश या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उस सिचुएशन में हम इसको यूज़ करते हैं। और फाइनेंस, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, हम इन्फ्लेशन को ना बढ़ने देते हैं ना ही जो है वो कम होने देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखो एक एग्जांपल्स मैं इसको बताती हूँ। मान लो इकोनॉमी के अंदर कोविड-19 की वजह से क्या होता है, रिसेशन आ जाता है। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर कोविड-19 की वजह से रिसेशन आ जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, वुड यूज़, मान लो बैंक को चाहिए कि वो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी का यूज़ बैंक करना चाहते हैं, तो आरबीआई क्या करता है, उसको क्या करता है, किसको, कमर्शियल बैंक को लोन दे देता है। आपको भी पता है कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और किस पर देता है, रेपो रेट पर दे देता है।
ठीक है, रेपो रेट पर दे दिया, रेपो रेट पर दे दिया। अब आपको पता है कि कमर्शियल बैंक से वो सिक्योरिटीज़ भी लेगा, ले ली उसने सिक्योरिटीज़। अब क्या होता है, ये हो गया, इस सिचुएशन में क्या होता है, लेकिन क्या सिचुएशन होती है, यहाँ पर जो सिक्योरिटीज दी जाती है परमानेंट नहीं दी जाती। यहाँ पर जो सिक्योरिटी देता है कमर्शियल बैंक वो परमानेंट नहीं देता। अगर आज उसने लोन लिया है, कल को जब इस लोन को चुकता कर देगा तो क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, इनकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, कमर्शियल बैंक की, उसको क्या करना पड़ेगा, वापस रखना पड़ेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको गिरवी रखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखो जैसे रिसेशन के टाइम पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक को मान लो 50,000 रुपीज़ क्या दिए, मान लो यहाँ पर तो बहुत बड़ा अमाउंट है, मैंने 50,000 सिंप्लिसिटी के लिए लिया है। 50,000 रुपीज़ किसको चाहिए थे, कमर्शियल बैंक्स को चाहिए थे। तो सभी कमर्शियल बैंक के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो अब क्या हुआ, रेपो रेट पर क्या दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 5% था, उस पर उन्होंने लोन दे दिया। अब क्या होगा, आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास कल को जो पैसा वापस लौट के आएगा वो कितना आएगा, 50,000 तो आएगा ही आएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी आएगा जो रेपो रेट में होता है। और उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इनकी जो सिक्योरिटी जो ली थी उसको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा आरबीआई को, किसको, कमर्शियल बैंक को। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, कई बार बैंक के पास क्या होता है, एक्सेस रिजर्व भी हो जाता है। अब बैंक के पास मान लो इन्फ्लेशन का टाइम है, बहुत ज़्यादा पैसा है पहले इकोनॉमी में, अब बैंकों के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हम रिवर्स रेपो रेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं, जैसे हमने बात की थी, आरबीआई को क्या करेंगे, लोन दे देते हैं। अब क्या होता है, बैंक जब कैश किसको देता है, आरबीआई को। अब आरबीआई को क्या करना पड़ता है, रिवर्स रेपो रेट, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको देनी पड़ती है, रिवर्स रेपो रेट, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको देनी पड़ती है। अब रिवर्स रेपो रेट मिलेगी बैंक को, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो हमने देखा जब रिसेशन हुआ तब आरबीआई ने बैंक को पैसा दे दिया, ठीक है, और आरबीआई ने किसको दे दिया पैसा, बैंक को पैसा दे दिया, और बैंकों ने क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने रेपो रेट बोल दिया। लेकिन जब उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हुआ तो उन्होंने, बैंक ने क्या किया, आरबीआई को लोन दे दिया, और आरबीआई को लोन दिया और आरबीआई ने बैंक को क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। तो इस तरह से क्या होता है, हम इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन दोनों को मैनेज करते हैं और स्टेबिलिटी जो एक मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, जिसको हमने बोला लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, लेकिन जो सिक्योरिटी होती है वो गिरवी रखी जाती है, वापस जो है जब लोन दे दिया जाता है तो वो सिक्योरिटीज़ वापस करेगी। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के रूप में देखो, आप अभी हमें समझ आ गया। देखो जैसे लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दोनों में डिफरेंस देखो आप। तो इसमें क्या होता है, ये जो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है सभी बैंक के लिए अवेलेबल होती है आरबीआई के पास, ये सिर्फ कमर्शियल बैंक के लिए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो कमर्शियल बैंक है, जो कि 1934 के एक्ट के अंदर जिन्हें कमर्शलाइज घोषित कर दिया गया, ये फैसिलिटी सिर्फ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी उन्हें ही जो है, उन्हें ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, बैंक्स को अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, बैंक कैन नॉट सेल, बैंक जो है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल नहीं कर सकता, कि उसे अपना कुछ ना कुछ जो भी उसकी जो SRR है वगैरह सब मेंटेन रखना पड़ेगा, उसके बाद वो जो है बैंक से लोन लेगा। यहाँ पर क्या है, बैंक कैन सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड टू SLR कोटा टू आरबीआई। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये हमेशा रेपो रेट होती है या रिवर्स रेपो रेट का यूज़ किया जाता है। लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होती है हमेशा ग्रेटर होती है, किससे ज़्यादा होती है, ये हमारी ऑलवेज ग्रेटर होती है, ये या तो बैंक रेट से या रेपो रेट से। अब ये है क्वालिटेटिव मेजर। क्या कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, रैशनिंग कर देते हैं क्रेडिट की, राशनिंग कर देते हैं क्रेडिट की, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन लगाए जाते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल ये तरीके जो हैं, इनसे भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो मेथड आता है वो होता है क्रेडिटिंग ऑफ, राशनिंग कर देते हैं क्रेडिट की। कई बार क्या होता है, बिजनेस हम क्या कर देते हैं, कोटा फिक्स कर देते हैं कि मान लो इस बिजनेस एक्टिविटी के लिए इतना कोटा दिया जाएगा, इतना ही ऋण प्रोवाइड किया जा सकता है। इससे क्या होता है, आपने एक लिमिट लगा दी कि जिन बिजनेसमैन को इस एक्टिविटी के लिए इतना ही लोन मिलेगा, तो ज़्यादा लोन डिमांड नहीं करेगा, ज़्यादा सप्लाई अगर मनी की इकोनॉमी में नहीं होगी तो कल को इन्फ्लेशन की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी क्या है, क्वालिटेटिव मेजर है, जिससे क्या होता है, हम कंज्यूमर जो होता है
कंज्यूमर क्रेडिट राशनिंग की एक राशनिंग कर देते हैं कि इससे ज़्यादा किसी को भी लोन नहीं मिलेगा, जिससे क्या होता है मनी सप्लाई भी कंट्रोल रहती है, क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस होती है वो भी कंट्रोल में रहती है। अगला जो पॉइंट होता है वेरिएशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट। वेरिएशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जब आपको पता है बैंक कभी भी लोन देता है तो वो क्या होता है कुछ ना कुछ, अब आम पर्सन को लोन देता है कुछ ना कुछ या तो हमें अपना गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है, या फिर अगर हमें वैसे लोन मिलता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मान लो आपको सोना रखकर लोन मिला, अगर आपने 50,000 का सोना रखा है तो आपको मान लो 40,000 का लोन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा या इसके बराबर मिल सकता है। तो क्या होता है जब बैंक को ये लगता है कि उसे मनी सप्लाई को बढ़ाना है, रिजर्व बैंक को ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो वो जो रिक्वायरमेंट है रखने का उसको कम कर देते हैं। मान लो पहले 50,000 का सोना रखकर आपको 40,000 लोन मिल रहा था, अब जो RBI है या रिजर्व बैंक है ये चाहता है कि उसे मनी सप्लाई को इकोनॉमी में बढ़ाना है, तो वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि आपको 50,000 का सोना रखना है तो आपको 45,000 रुपये जो है लोन मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ, उसने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। अगर वो चाहता है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो तो इस मार्जिनल रिक्वायरमेंट को वो बढ़ा सकता है। वो ये कह सकता है कि 50,000 का सोना रखो और 35,000 का जो आपको लोन मिलेगा। तो वेरिएशन कर सकता है किसमें, मार्जिनल रिक्वायरमेंट में, और मनी सप्लाई को वो क्या करता है, कंट्रोल जो है वो करता है। अगला जो मेथड है, कई बार क्या होता है जो रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक होता है, आप पर नैतिक दबाव डालता है। वो ये कहता है कि अगर आप हमारी जो भी नियम कानून है उसको नहीं मानोगे बैंक्स को, तो आपको जो है लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, आपको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी जो कमर्शियल बैंक्स को मिलती है। तो क्या होता है कई बार गवर्नमेंट जो होता है क्वालिटेटिव मेजर, नैतिक दबाव डालती है बैंक्स पर और मनी सप्लाई को घटा भी सकती है, बढ़ा भी देती है। तो आप किसी पर मोरल प्रेशर डालकर क्या करते हो, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। और डायरेक्ट एक्शन, कई बार क्या होता है बैंक क्या होता है जो कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं ना कमर्शियल बैंक, गलत तरीके से गलत एक्टिविटी करते हैं, जो रूल रेगुलेशन RBI ने बनाया उनको फॉलो नहीं करते, तो उन पर एक तरह से क्या कर देते हैं बैंक, उन बैंकों पर RBI डायरेक्ट एक्शन लेता है। तो उन बैंकों पर जब डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है या तो उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, उन्हें फैसिलिटी नहीं दी जाती, ठीक है। तो इस तरह के एकदम डायरेक्ट आप एक्शन ले लेते हो, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, आप मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हो। सम ऑफ द कमर्शियल बैंक कंडक्ट देयर एक्टिविटी अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए बैंक की उसके अनुसार वो काम नहीं करते। द सेंट्रल बैंक तो डिसाइड करता है कि डायरेक्ट एक्शन लेता है किसके थ्रू, किसके कमर्शियल बैंक के खिलाफ जो है डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। और ये भी एक मेथड है कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, जिससे क्या होता है कि ना तो बैंक मनमानी करे और जो कंज्यूमर है उसका लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो जो भी हमने जितने भी रेट पढ़ी, हमने बैंक रेट पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, जो करंट टाइम पीरियड में ये चल जो रही हैं इनकी क्या क्या रेट है, ठीक है। आप देखो 8 जून 2022 को ये अभी लेटेस्ट अपडेट आई है, इसमें हमारी जो रेपो रेट है वो कितनी चल रही है, जो अब हम बार बार रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहे हैं, वो देखो 4.90, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट देखो आप 3.35%। आपने देखा रिवर्स रेपो रेट आपकी कम रहेगी किससे, रेपो रेट से, ठीक है, तो आपकी कमी है यहाँ पर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देखो 5.15% है, 5.15% है, और ये हमेशा जो होती है देखो आप रेपो रेट से ज़्यादा है, ठीक है। और बैंक रेट के अब की, ठीक है, बैंक रेट देखो हमारी कितनी है 5.15%। कैश रिजर्व रेशो की हमें जो रिजर्व बैंक के पास मेंटेन रखना है वो कितना है, कैश रिजर्व रेशो की जो परसेंटेज है अब की बार वो हमारी कितनी है, वो हमारी है 4.50%। और जो हमारी SLR है कि हमें जो स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी है वो 18% रखनी है, और जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो कितनी है 4.65%। इन परसेंटेज से आपको ये पता लगा कि जिन रेट की हम इस पूरे उसमें बात कर रहे थे वो रेट्स क्या है, और रिवर्स रेपो रेट कम रहती है, बैंक रेट ज़्यादा रहती है, कौन सी रेट कितनी रहती है। तो यहाँ पर हमारा एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ मनी सप्लाई कंट्रोल ये जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।